नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 28 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूता कोला के बारे में। एक मूवी आई है कंतारा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे नरेडको फाइनेंस कमेटी के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे स्कोर्स्ड अर्थ टैक्टिक्स के बारे में, जो रशिया यूज़ कर रहा है यूक्रेन वॉर में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए, एक मूवी है जो कन्नड़ा बेस्ड मूवी है, इसका नाम है कंतारा। ये जो मूवी है इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, जिसमें एक प्रैक्टिस होती है यहाँ पर कर्नाटका में, जिसका नाम है भूता कोला। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी फिलहाल हो रही है और ये मूवी इस कंट्रोवर्सी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये बेसिकली क्या है? देखिए, ये कंट्रोवर्सी है भूता कोला की वजह से। भूता कोला एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जो कन्नड़ा में यहाँ के कर्नाटका के जो लोकल्स हैं वो करते हैं। बेसिकली ये लोग अपने यहाँ पर उनकी जो लोकल स्पिरिट्स हैं या जो डेटीज़ हैं उन्हें वर्शिप करते हैं भूता कोला की इस प्रैक्टिस के थ्रू। अब हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले तो स्पॉयलर्स अहेड, जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है हम बात करने वाले हैं इसकी स्टोरी के बारे में और किस तरीके से ये मूवी अभी कंट्रोवर्सी में है। तो सबसे पहले ये एक फिक्शनल मूवी है जो इंस्पायर्ड है फॉरेस्ट और ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप्स पर, कि एक फॉरेस्ट और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कैसा एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं पिछली 2 सेंचुरीज के अंदर। इसके अंदर वो दिखाया गया है। इसके अंदर दिखाया गया है कि 1847 में एक राजा जो पीस ऑफ माइंड की खोज में एक जंगल में आकर रुकता है, उसे कुछ मिरेकुलसली उसे मिलती है वहाँ पर एक फॉर्म जिसका नाम होता है पंजुर्ली, जो एक डिवाइन स्पिरिट है जो उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को और उसमें रहने वाले सभी इनहेबिटेंट्स को बचाकर रखती है, प्रोटेक्ट करती है। अब ये प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनसे अनुमति मांगते हैं कि पंजुर्ली को वापस जंगल में आने दें, घर वापस आने दें। उसके बदले में ये उन्हें उनके जो राइट्स हैं फॉरेस्ट की लैंड पर वो दिलवाएंगे। अब इसके बाद ये मूवी पहुंचती है सीधी 1990s में। 1990 में दिखाया गया है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जो इस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं और जो लोग यहाँ के लोकल हैं, रेजिडेंट्स हैं, उन्हें इस ब्यूरोक्रेटिक टर्म के बारे में, इस टर्म के बारे में लगभग ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। जो लोग जंगल में रहते हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि कोई रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। इसी बीच जो उस राजा का डिसेंडेंट है वो बन चुका है यहाँ पर इन सभी फॉरेस्ट ड्वेलर्स का लैंडलॉर्ड। अब इस मूवी में जो इसकी मेन लीड की भूमिका निभा रहे हैं वो डिसेंडेंट हैं इस फैमिली के, जो ट्रेडिशनली भूता कोला की इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली वर्शिप है जो नॉर्मली जो कोस्टल कर्नाटका का एरिया है वहाँ पर ये बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है। ये एन एनिमिस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इसे कहा जाता है। ये एक फ़ोटो है, इसके अंदर इस तरीके से प्रिपेयर हुआ किया जाता है। आप देख सकते हैं ये प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर एक जो इस भूता कोला प्रैक्टिस को परफॉर्म करता है या प्रैक्टिस करता है, ऐसा माना जाता है, इनका ये मानना है कि उसके अंदर स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो वो इस तरीके से ड्रेसअप होता है और इनका मानना ये भी है कि जब वो भगवान लोगों की जो आम समस्याएं हैं उनके समाधान अपने इस परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों को समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। और ये एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जो वहाँ की लोकल स्पिरिट्स और जो डेटीज़ हैं उनको वर्शिप करने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर टेम्पररीली कुछ समय के लिए, जिस समय ये रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है उस समय उस बंदे के अंदर जो ये रिचुअल परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर स्वयं भगवान आ जाते हैं। ये जो परफॉर्मेंस है लोग बाग इससे डरते भी हैं और जो पूरी कम्युनिटी है वो इनकी रेस्पेक्ट भी करती है। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माना जाता है कि इस परफॉर्मेंस के थ्रू लोग मानते हैं
कि भगवान लोगों के बिहाफ पर, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान इस परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों को देते हैं। अब बेसिकली जो भूताज हैं ये वर्शिप किए जाते हैं तुलु स्पीकिंग बेल्ट में, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट्स में। ये यूजुअली परफॉर्म की जाती है लोकल कम्युनिटीज़ में और वहाँ के रूरल एरियाज़ में। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखियो, नरेडको ने एक फाइनेंस कमेटी का सेटअप किया है ताकि जो बिल्डर्स हैं उनकी मदद की जा सके फंड जनरेट करने में। नरेडको क्या है? नरेडको एक नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है जिन्होंने एक नरेडको फाइनेंस कमेटी बनाई है ताकि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन्हें आसानी से फंड्स मिल सके उनकी मेरिट के बेसिस पर और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के बेसिस पर, कि जो प्रोजेक्ट है वो उसकी कितनी ज़्यादा एबिलिटी है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनने की। इसकी अगर हम मुख्य बातों के बारे में बात करें तो देखिए, जो नरेडको है वो एक एपेक्स बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। इसकी जो न्यूली फॉर्म्ड कमेटी है ये बेसिकली फोकस करेगी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर, मतलब ये फुलफिल करेगी जितनी भी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स होगी कंस्ट्रक्शन की, और ये कोशिश करेंगी कि जो कंस्ट्रक्शन साइकिल है उसका पालन किया जा सके कोई और कंस्ट्रक्शन साइकिल ना रुके। जो NBNFC है, मतलब नरेडको फाइनेंस कमेटी, ये इसलिए फॉर्म की गई है ताकि जो इंडस्ट्री है उसकी मदद की जा सके, उसी के साथ साथ जो डेवलपर्स हैं वो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ कर सके सिस्टम के अंदर, ताकि एक बेहतर कंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो आपकी चलती रहे, वो ब्रेक ना हो, और कंज्यूमर्स को भी मदद की जा सके ताकि उन्हें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स मिल सके जिसके अंदर वो डायरेक्ट जाके रह सके, ना कि ऐसा हो कि उन्हें पोजेशन मिलेगा या बाद में किसी तरीके की उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसी के साथ साथ ये जो कमेटी होगी ये काम करेगी कि एक वन स्टॉप शॉप का, इसका मतलब ये होगा कि इनके पास जितने भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं वो सब ये अपने पास रखेंगे, एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे सभी मल्टीपल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी से। इनमें जो ये NFC कमेटी है इसके साथ इनके जो एक्टिव एसोसिएट्स होंगे वो होंगे मर्चेंट बैंकर्स और रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड, इनके साथ मिलकर काम करेंगे। नरेडको मेंबर्स जो हैं ये सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन, उसके बाद वो जो इनकी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होगी बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये लोग कोशिश ये भी करेंगे कि जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो प्रोसेसिंग है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैं वो 15 से 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अप्रूव हो जाए। अप्रूव होना है, रिजेक्ट होना है, जो भी होना है वो सब चीज़ें 15 से 30 दिन के अंदर हो सके ताकि चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड किया जा सके और एक जगह चीज़ें रुकी ना रहें। बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जर्मन चांसलर ने रशिया से कहा है कि रशिया फिलहाल यूज़ कर रहा है स्कोर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स को। तो आज हम जानेंगे ये स्कोर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स बेसिकली है क्या। जर्मन चांसलर जिनका नाम है ओलाफ स्कोल्स, इन्होंने बेसिकली रशिया पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं ये ऊर्जा और भूख इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वेपन यूक्रेन से युद्ध करने के लिए या यूक्रेन को युद्ध में मात देने के लिए, जिन्हें कहा जाता है स्कोर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स। बेसिकली जो स्कोर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स हैं इसके बारे में अगर हम बात करें, स्कोर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर जब कोई दो नेशंस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो उसके अंदर अपने एनिमी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी जितनी भी ऐसी संबंधित एनर्जी सप्लाईज हैं, ब्रिजेस हैं या फिर प्रोविजन स्टोर्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड हैं, रोड है, रेलवे लिंक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उस दूसरे देश को फ़ायदा हो रहा है या उसका वो यूज़ कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि दूसरे देश की इकोनॉमी को कमज़ोर किया जा सके, वहाँ के लोगों को ज़रूरत का सामान भी ना मिले और वो देश घुटने टेक दे। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये कैरिड आउट किया जाता है दुश्मन देश के द्वारा जब वो रिटेलिएट करता रहता है, जब वो रिट्रीट करता है उस देश से जाता है तब, या फिर वो ये कोशिश करता है कि जो इन्वेडर्स हैं जिन्होंने किसी देश पर आक्रमण किया है वो उस देश की सारी रिसोर्सेज को बिल्कुल ख़त्म कर जाए ताकि उस देश के अंदर कुछ बचे ही नहीं। इसके अंदर 1977 के एक जेनेवा कन्वेंशन में ये कहा गया है कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप सिविलियंस को हार्म नहीं कर सकते। ऑक्सफोर्ड के रेफरेंस के मुताबिक ये जो टर्म है स्कोर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स, ये इंग्लिश में सबसे पहले 1937 में इस्तेमाल की गई थी। ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर
इस वारफेयर में एक देश दूसरे देश की उन रिसोर्सेज को ख़त्म करता है जिससे दूसरे देश की लड़ने की क्षमता ख़त्म हो सके, ताकि उनके मोरल को बहुत ज़्यादा डाउन किया जा सके, उनके जो सैनिक हैं उनके सैनिकों के मोरल को भी, और इसी के साथ साथ उन देश की जो नॉर्मल पब्लिक है जो लड़ नहीं रहे हैं उनका मोरल भी बहुत ज़्यादा डाउन किया जा सके। पिछले कुछ हफ्तों से रशिया ने यूक्रेन के जो शहर हैं वहाँ पर मिसाइलों की बारिश कर रखी है। उन्होंने जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे निस्तो नाबूद कर दिया है। जो वहाँ पर पावर और वाटर सप्लाई लाइन है वो भी तबाह कर दी हैं। जो वहाँ पर विंटर, अगर देखिए अब जैसे धीरे धीरे विंटर आती जा रही है, तो अगर ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वहाँ पर जो सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा ह्यूज सफरिंग वहाँ पर लोग फेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं उन्हें इसकी वजह से आएंगी। अब देखिए जो यूक्रेनियन सिटीज़ हैं वो मोस्टली वहाँ पर जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज हैं उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, या फिर उनकी जो एक सेंट्रलाइज्ड हीटिंग है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। अब ऐसे में अगर इन सेंट्रलाइज्ड हीटिंग को या उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाईज को डिसरप्ट किया जाता है तो आने वाले समय में विंटर में उनके जो पाइप्स हैं वो फट जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाली जो नॉर्मल जनता है, अगर आप मिलिट्री को भी अलग हटा दें, जो वहाँ पर रहने वाले नागरिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे। उनके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थिति बन जाएंगी। अगर हम बात करें पिछले कुछ समय में क्या ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं या पहले कभी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं, तो देखिए ये जो स्कोल्ड अर्थ पॉलिसी है, एंशियंट टाइम में नोमैड सिंथियंस का जब युद्ध चल रहा था पर्शियन अकेडमिक एम्पायर से, तब उन्होंने इस टैक्टिक का इस्तेमाल किया था और इस युद्ध को लीड कर रहे थे किंग डारियस द ग्रेट। ये युद्ध चला था 522 BCE से 486 BCE तक। इसका एक नोटेबल एग्जाम्पल ये भी दिया जा सकता है कि जब अमेरिकन सिविल वार हुआ था 1864 में, तब दो यूनियन जनरल विलियम टिकमसेह शेरमन जो थे और उनके जो सोल्जर्स थे, वापस मार्च करते हुए उन्होंने जितने भी कॉन्फेडरेट एरियाज थे, ऐसे एरियाज जिसके अंदर जो मदद कर रहे थे, जिनसे अमेरिकन सिविल वार में ये लड़ रहे थे, इन्होंने उनके सभी जितने भी संबंधित चीज़ें थी वो सब बर्बाद कर दी थी, जला दी थी। इस कैंपेन के अंदर, जिसे मार्च टू द सी कहा गया था, जो साउथर्न एरिया था उसे लगभग $100 मिलियन का एक एस्टिमेट है कि $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। शर्मन्स के जो लोग थे, जो ये यहाँ पर यूनियन इनके जनरल थे विलियम शर्मन के लोगों ने जितने भी फार्म्स थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए थे। रेलवे ट्रैक्स को ख़त्म कर दिया था, फैक्ट्रीज तोड़ फोड़ दी गई थी, जो कॉटन क्रॉप्स थी उन्हें जला दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो लैंड की डीड्स थी वो भी जला दी थी, ताकि कोई भी प्लांटेशन ओनर जो है वो ये प्रूव ना कर पाए कि ये उसी की ज़मीन है या उसी का प्लांटेशन है जिसको जलाया गया है। ये जो कैंपेन चलाया गया था इसके अंदर मेजर रोल ये था ताकि जो कॉन्फिडेंसी है उसको ब्रेक किया जा सके, उनकी विल को ब्रेक किया जा सके, उनकी लड़ने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म की जा सके और इस युद्ध को समाप्त किया जा सके और इसे जीता जा सके। और ऐसा नहीं है कि रशिया इस टैक्टिक का इस्तेमाल पहली बार कर रहा है, इससे पहले भी रशिया इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर चुका है। वर्ल्ड वार के अंदर 1915 में इंपीरियल रशियन आर्मी जब रिट्रीट कर रही थी इंपीरियल जर्मन आर्मी के युद्ध के साथ, तब इन्होंने जितने भी इनके आसपास इनके रेंज में आने वाले 600 माइल के एरिया में जो क्रॉप्स थी, रेलवे लाइंस थी या ड्वेलिंग्स थी, वो सब इन्होंने तबाह कर दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में 1941 में रशियन आर्मी ने दोबारा से जर्मनी के जो टेलीग्राफ नेटवर्क्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैं या इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं, वो इन्वेड जब इन्होंने किया था वो इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो देखिए भारत में मराठा लीडर छत्रपति शिवाजी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं कि उन्होंने स्कोर्ड अर्थ टैक्टिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हिस्टोरियंस का कहना ये है कि जब मराठा लीडर्स का कहना ये था कि जिस समय आप लूट कर रहे हैं या फिर दुश्मन के टाउन्स को जला रहे हैं, उस समय आप किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या फिर आप किसी भी रिलीजियस साइट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।